हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एक्स। देखो, अपन पीवाईक्यू कर रहे थे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 12th क्लास के, और अपन ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट कर लिए। ओके, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चल रहा है अपना, एंड शॉर्ट क्वेश्चंस एंड 1 से 3 मार्क्स के बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए डिस्कशन करेंगे। फॉर्मूला वही है, सिंपल सा। अपनी फॉर्मूला शीट तैयार रखो, उसमें फॉर्मूले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते रहो, उसके बाद क्वेश्चन करने बैठना। ऐसे नहीं कि मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ और आप देख रहे हो बैठे बैठे। पहले क्वेश्चन को पढ़ना, खुद से ट्राई करने की कोशिश करना, एंड आगे फिर फर्दर मैच करना आपका सही जा रहा है कि नहीं जा रहा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ अपने पास, with the drip velocity in a conductor affected with the rise the temperature। ठीक है, देखो वही बात, फॉर्मूला शीट में तुम्हें पता होना चाहिए कि ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। ड्रिप वेलोसिटी वीडी से लिखते हैं, ई का फॉर्मूला ई ई टो बाय एम, ये ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला। टो क्या है यहाँ पे, रिलेक्सेशन टाइम है। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, एंड कैपिटल ई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो क्या कर रहा है बेटा, टेम्परेचर राइज कर रहा है। एक चीज बेटा मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ, मैं क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। आपको लैंग्वेज लिखनी होगी तो वो आपको एक बुक की लैंग्वेज को, एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज, मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा। यदि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो किसी भी सिस्टम का, तो देखो उसमें पार्टिकल होते हैं या इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनमें कोलिजन होता है। ये इससे कोलाइड कर रहा है, ये इससे कोलाइड कर रहा है, कोलिजन होता है। तो कोलिजन, अब इसको टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, मतलब आप इसको क्या दे रहे हो बेटा, एनर्जी दे रहे हो, या हीट एनर्जी लिख देते, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो इनकी इन पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ रही है। एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। काइनेटिक एनर्जी मतलब ये इनका मूवमेंट फास्ट हो जाए, और ये आपस में कोलाइड करने में जो टाइम लगेगा, जो रिलेशन टाइम होता है, वो क्या होता है, कोलिजन टाइम बिटवीन कोलिजन। ठीक है, कोलिजन कितना टाइम लगा, तो कोलिजन में लगने वाला टाइम क्या जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे जो अपना रिलेशन टाइम है वो क्या हो गया बेटा, कम हो गया। अब क्यों हुआ वो मैंने बता दिया है। टेम्परेचर अपन किस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हीट एनर्जी बढ़ेगी, हीट एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स के बीच में जो कोलिजन होता है वो रिलेशन टाइम, जो टाइम लगता है कोलिजन में, वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। तो मतलब टो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा तो टो की वैल्यू कम हो जाए। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। रिलेशन टाइम यदि कम हो गया तो देखो अपन इस वाले फॉर्मूले से क्या बोल सकते हैं, पीडी प्रोपोर्शनल है टो के रिलेशन टाइम के। वाले फॉर्मूले से कांस्टेंट रख के बात करूं तो जैसे जैसे टो या रिलेशन टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जैसे जैसे रिलेशन टाइम कम होगा वैसे वैसे उसकी ड्रिप वेलोसिटी डिक्रीज हो। ठीक है, तो यहाँ टेम्परेचर राइज होने से क्या हो रहा है, रिलेशन टाइम डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण उसकी ड्रिप वेलोसिटी भी क्या होगी बेटा, ये रिलेशन याद। रीजन क्या डालोगे बेटा, टेम्परेचर बढ़ने पे सिस्टम की हीट एनर्जी बढ़ती है, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा, और उन इंक्रीज के कारण उनके बीच में जो कोलिजन हो रहा है उनका रिलेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलेशन टाइम कम होने के कारण ड्रिप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ठीक है, तो डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे ये आंसर कॉन्सेप्ट में समझ में आ गया क्यों कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक कॉपर वायर of non-uniform area of cross section is connected to a DC battery। नॉन यूनिफॉर्म एरिया है, ठीक है, डीसी बैटरी से कनेक्टेड है। द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन कांस्टेंट अलोंग द वायर। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि नॉन यूनिफॉर्म एरिया क्या, नॉन यूनिफॉर्म एरिया का मतलब है हर पॉइंट पे एरिया सेम नहीं हो। कि किसी आप स्क्वायर की बात कर लो या 3D 2D जो भी स्फीयर की बात कर रहे हो, उसके हर पॉइंट पे एरिया सेम नहीं है, चेंज हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म एरिया नहीं है, अलग अलग एरिया की बात। तो कॉपर वायर है मतलब उसका नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, कहीं उसकी थिकनेस ज्यादा है, कहीं उसकी
वो नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया। और कनेक्टेड है बेटा डीसी बैटरी से। अब आपको करंट के टाइप पता होंगे बेटा, टाइप ऑफ करंट। करंट के दो टाइप होते हैं बेसिक से, एसी एंड डीसी। एसी का मतलब अल्टरनेटिव करंट, डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट की डेफिनेशन क्या होगी बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, बोलेंगे अपन अल्टरनेटिव करंट। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डीसी का क्या हो, टाइम के रेस्पेक्ट में करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो, चेंज नहीं हो, कांस्टेंट हो। तो इसके लिए ये आप ग्राफ बनाओगे करंट और टाइम के बीच में, वो चेंज हो करंट और टाइम के बीच। यदि डीसी का करंट और टाइम के बीच में ग्राफ बनाओगे तो कांस्टेंट लाइन मिलेगी आपको, इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं। यहाँ करंट है अपना, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये टू टाइप ऑफ करंट है। अपने बैटरीज के अंदर डीसी यूज होती है, और अपने जो होम अप्लायंस वगैरह है उसके अंदर एसी यूज होती है, ये आपको पता, ठीक है। अब बताना क्या है कि ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है विच रिमेन कांस्टेंट। अब देखो बात करें दो तीन चीजों की, देखो ड्रिप वेलोसिटी की यदि हम बात करें, ठीक है, ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ई ई टो बाई एम, ठीक है। यदि ड्रिप वेलोसिटी की बात कर लो, एम, एम क्या है, जो मास की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यदि क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्रिप वेलोसिटी में चेंज आएगा। एक दूसरा, जे इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, सिग्मा ई, यहां से बता सकते हैं। जे इज इक्वल टू क्या होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, क्या होता है बेटा, आई अपॉन ए, ठीक है, जिसको करंट डेंसिटी बोलते हैं। देखो क्या बोलते हैं बेटा, करंट डेंसिटी। अब आपको पता है कि जे डिपेंड कर रहा है ए पे, जे डिपेंड कर रहा है ई पे, ई डिपेंड कर रहा है वी पे, ठीक है। तो अपन इनडायरेक्टली बोल सकते हैं जे ई और वी डी तीनों डिपेंड करेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया पे। तो अपने को यहां बताना ये था कि कौन सा डिपेंड नहीं करेगा। तो एक देखो करंट बचा, करंट आपको इसके अकॉर्डिंग बता सकते हो, डीसी की जो डेफिनेशन होती है कि डीसी के अंदर, डीसी करंट के अंदर करंट का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहता है टाइम के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ एरिया के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ करंट दिख रहा है, अब आप बोल रहे सर यदि करंट का फॉर्मूला ऐसे लिखो तो जे ए आएगा, तो करंट डिपेंड कर रहा है ए पे, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। और फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी से फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, याद होगा तो। आई का फॉर्मूला आता है एन ई ए वी डी, ठीक है। वहां ए और वी डी दोनों साथ है, तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया और वी डी क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो करंट इसी फॉर्मूले से बता दे सकते हो कि करंट क्या होगा, आई क्या होगा, कांस्टेंट, चेंज ही नहीं होगा। पहली बात तो। दूसरा, दूसरा अपन बता सकते हैं कि अपन जैसे बता दिया कि ड्रिप वेलोसिटी चेंज हो रही है, ओके, और ड्रिप वेलोसिटी चेंज हो रही है, करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, एंड अपना इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, ठीक है। तीन चीजें चेंज हो रही हैं, और अपन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे एक और तरीका से अप्लाई कर सकते हैं, उसमें आता है चार्ज कंजर्वेशन। क्या आता है बेटा, चार्ज कंजर्वेशन। ये दूसरा मेथड है। चार्ज कंजर्वेशन से क्या करोगे, चार्ज कंजर्वेशन मतलब यूनिट टाइम में डीसी के अंदर यूनिट एरिया में इक्वल अमाउंट में चार्ज क्या होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। यदि डीसी बैटरी से कनेक्टेड है तो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन कांस्टेंट होगी किसी भी वायर के अंदर। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ओके, क्या यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। ओके, यहां से भी बता सकते हो आप कि यूनिट चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा, डिपेंड नहीं करेगा उसके क्रॉस सेक्शन एरिया पे। यूनिट टाइम में यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में यूनिट करंट ट्रांसफर होगी, या यूनिट टाइम में यूनिट चार्ज कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग इक्वल टाइम ट्रेवल में इक्वल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, इक्वल टाइम ट्रेवल में इक्वल चार्ज ट्रांसफर हो, तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। ओके, अब जिस मेथड से इसको सोल्व करना चाहो उस मेथड से सोल्व कर सकते हो। मैंने दो या तीन मेथड बता दिए हैं, ये वाला बता दिया है, इससे फॉर्मूला बनेगा आई आई इक्वल एन ई वी डी,
वहां से सोल्व, डीसी की डेफिनेशन से सोल्व कर लो, चार्ज कंजर्वेशन से। ठीक है, डीसी सर्किट में चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई करोगे, यूनिट टाइम इंटरवल में यूनिट चार्ज ट्रांसफर होगा, जो डिपेंड ही नहीं कर रहा है किस पे। ठीक है, अब जिस मेथड से करना चाहते हो उसी मेथड से आसानी से सोल्व कर सकते। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्वेश्चन क्या है? डिफाइन द टर्म्स मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरी इन ए कंडक्टर, कैरिंग कंडक्टर है, ऑब्टेन द रिलेशन ऑफ मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टाइम। देखो सबसे पहले तुम्हें मोबिलिटी पता होना, मोबिलिटी का फॉर्मूला आना चाहिए। मोबिलिटी को म्यू से लिखते हैं, म्यू का फॉर्मूला होता है वी डी बाई ई। वी डी क्या है बेटा यहाँ पे? वी डी है मेरे का ड्रिप वेलोसिटी, और ई आपका क्या है बेटा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फॉर्मूला होता है मोबिलिटी का। अब वी नो दैट, अपन क्या जानते हैं बेटा? अपन जानते हैं वी डी ड्रिप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई ई टो बाय के। दो इक्वेशन बन रही हैं, तो मोबिलिटी के फॉर्मूले में अपने पास वैल्यू रखेंगे। मोबिलिटी का फॉर्मूला बनेगा म्यू इज इक्वल टू वी डी बाई ई, ये फॉर्मूला है। और वी डी की वैल्यू रखो ई ई टो बाय एम डिवाइड बाय ई। ओके, ऐसा ही बनेगा। वी डी का मैंने फॉर्मूला रखा है ई टो बाई एम। तो आगे सोल्व करो, ई देखो ऊपर आ जाएगा, ई टो बाई एम, इससे ई कैंसिल हो रहा है यहाँ पे अपने पास, मेरे पास बनेगा ई टो बाई एम। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला बना? मोबिलिटी, ई टो बाई एम। तो क्या पूछा था कि रिलेशन, ऑब्टेन द रिलेशन मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलेशन टाइम। अपना रिले टो ही क्या है यहाँ पे? टो है क्या बेटा? रिलेशन टाइम। रिलेशन टाइम, ठीक है। तो यहां से आप देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहा हूं मैं। यदि इलेक्ट्रॉन के लिए बात करूंगा, चार्ज के लिए बात कर रहा हूं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ई भी कांस्टेंट और एम भी कांस्टेंट है। तो यहाँ म्यू से मैं बता सकता हूँ प्रोपोर्शनल होगा किसके? रिलेशन टाइम के। मोबिलिटी प्रोपोर्शनल होगी तो क्या है अपना? रिलेशन टाइम। ओके, प्रोपोर्शनल का आएगा। ओके, तो इसमें दो फॉर्मूले याद रखने थे। क्या बेटा? एक तो फॉर्मूला मोबिलिटी का, फॉर्मूला क्या होता है? मोबिलिटी का फॉर्मूला होता है वी डी बाई ई, ड्रिप वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नेक्स्ट फॉर्मूला था अपने पास ड्रिप वेलोसिटी का। ड्रिप वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? ई टो बाई, रखोगे इसी जगह मोबिलिटी बनेगा। ओके, इसको आप वी के फॉर्मूले में लिख सकते हो, वी के फॉर्मूले में नहीं, ये फिर ई कैंसिल नहीं। ओके, तो इसका सीधा से रिलेशन ये बनेगा कि अपना जो मोबिलिटी है वो रिलेशन टाइम के प्रोपोर्शनल है। आसान सा क्वेश्चन था, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बार बार। चलो नेक्स्ट, डिफरेंट बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। देखो, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंट। रेजिस्टर क्या होता है बेटा? हु अपोज द करंट, जो करंट का अपोज करे। तो सीधा पहले डेफिनेशन लिखोगे, हु अपोज द करंट इज रेजिस्टेंस, नोन एज ए रेजिस्टेंस। अब मेन बात है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में आप सिमिलरिटी देखोगे। तो यदि आर का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बेटा? रो एल बाई, ठीक है। आर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में रिलेशन बताता है। आर का आपने फॉर्मूला पढ़ा है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां से मैं बता सकता हूँ आर प्रोपोर्शनल होगा एल के, आर इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/e। यहाँ एल क्या है बेटा? एल है लेंथ ऑफ कंडक्टर, जो अपना कंडक्टर उसकी लेंथ क्या है। ए क्या है बेटा? यहाँ पे क्रॉस सेक्शन,
क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ये आर की डिपेंडेंसी है, दोनों को अपन साथ लिखते हैं, सोल्व करते हैं और अपने पास आंसर आ जाता है। ओके, अब इसी फॉर्मूले से आप फॉर्मूला बना सकते हो रजिस्टिविटी का। अब मैं यहां से देखो रजिस्टिविटी यदि इसी फॉर्मूले से बनाऊंगा, ठीक है, इसी फॉर्मूले से मैं रजिस्टिविटी का फॉर्मूला बनाऊंगा तो मेरे पास बनेगा रो आर ए बाय, क्या फॉर्मूला, फॉर्मूला सही है, लेकिन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप ये नहीं लिख सकते आर प्रोपोर्शनल होगा एक, ये नहीं लिख सकते आर प्रोपोर्शनल होगा 1/L के, ये नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि रजिस्टिविटी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, रजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया हो या कंडक्टर की क्या लेंथ। ठीक है, मतलब जिस मटेरियल का कोई भी रेजिस्टेंस, कोई भी कंडक्टर बनाओ जिस मटेरियल का, मटेरियल सेम है तो उसकी रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। कंडीशन यही है कि मटेरियल सेम रहना चाहिए प्लस क्या सेम रहना चाहिए, टेम्परेचर। ठीक है, इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है, यदि आप निकालते हो, निकालेंगे तो जैसे ड्रिप वेलोसिटी वाला फॉर्मूला निकालते हैं ना, पी डी इजिकल टू, देखो मैं सोल्व करके बता, एक्चुअल फॉर्मूला वो क्या, पी डी इजिकल टू ई ई टो बाई एम, ये फॉर्मूला पढ़ते हैं। आई का फॉर्मूला मैंने भी बताया था, एक एन ई ए वी डी पढ़ते हैं, या वी डी की वैल्यू रखोगे तो फॉर्मूला बनेगा एन ई ए, वी डी की वैल्यू रखो ई ई टो बाय, ठीक है, ई बन गई एन ई स्क्वायर, ठीक है, एन ई स्क्वायर, ये इसके साथ आ गया ए ई टो बाई एम, ठीक है, ये फॉर्मूला बनता है अपना आई। ये समझ में आया? तो अपने पास करंट का फॉर्मूला बन रहा है आई इज इक्वल टू एन ई ए, करंट का फॉर्मूला बन रहा है अपने पास एन ई स्क्वायर ए ई टो बाई एम। ठीक है, इसी से अपन ओम्स लॉ प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करते हैं? देखो ई का फॉर्मूला, ई और वी में रिलेशन आप सबको पता होगा, dv बाई डी एल होता है, तो यहाँ ई इज इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ वी बाई एल, आई इज इक्वल टू लिखूंगा एन ई स्क्वायर टो बाई एम, तो बाहर निकाल एन ई स्क्वायर टो अपॉन ए भी है ना, ए भी लिख लो, एन ई स्क्वायर टो ए एम बाहर निकाल लिया, ई बचा उसकी जगह क्या लिख दिया वी बाई एल। अब देखो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू यदि मैं कांस्टेंट ले लूं, आई प्रोपोर्शनल हो जाएगा या वी प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई के, देखो इसको इधर ले आगे लेके आना पड़ेगा तब वो प्रोपोर्शनल। तो वी इज इक्वल टू मेरे पास फॉर्मूला आया एम एल, ये सारी वैल्यू मैं इधर लेके आ रहा हूं, एम एल एन ई स्क्वायर ए टो, एन ई स्क्वायर ए टो आई साथ। अब ये जो वैल्यू बनी है, ये जो फॉर्मूला बना है, इसी से ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ मतलब ये वाली वैल्यू कंडक्टर के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, V इज इक्वल टू एम वी प्रोपोर्शनल लिख दो, देखो कांस्टेंट का साइन हटाऊंगा तो क्या लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनल, तो V प्रोपोर्शनल आई, V इज इक्वल टू आई आर लिख रहा हूँ, एक आर में कांस्टेंट ले लेते हैं, और ये आर की वैल्यू यहां से आएगी, क्या आएगी बेटा, एम एल एन ई स्क्वायर ए, समझ में आया, एन ई स्क्वायर ए तो ये बताती है आर डिपेंड करता है एल पे प्रोपोर्शनल, आर डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे टूवर्ड्स पर, हाँ से और बाकी एल और ए को छोड़ के जो वैल्यू बची उसको बोलते हैं अपन रो, उसकी वैल्यू होती है एम अपॉन एन ई स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी है बेटा, रजिस्टिव, समझ में आया? तो रजिस्टिविटी डिपेंड कैसे कर रही है टो पे, और आर दोनों सेम ही करते हैं, लेकिन दोनों अलग कैसे एक दूसरे, ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ देखो रजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही, रजिस्टिविटी क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रही, जबकि आर लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्रॉस, एक्चुअल फॉर्मूला ये हो। ठीक है, तो इसी से अपना ये बता पाऊंगा कि ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता और लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड करता है बेटा,
नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टी पे, ठीक है। ये डिपेंड करता है अपना रेजिस्टिविटी, ये डिपेंड करता है अपना आर। और लिखना चाहोगे तो आर की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम, और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इंटू यूनिट भी लिख दीजिए डिफरेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who is the drip velocity in a conductor affected with the rise the temperature? देखो देखो सेम सा क्वेश्चन, P इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, ई ई टो बाय एम। देखो एक फॉर्मूला याद है, उससे सारी चीजें हो जाती है। अभी मैंने बताया था टेम्परेचर राइज करेंगे तो ड्रिप वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा, वही बताना है। टेम्परेचर राइज करोगे, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उनकी वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ेगी, और टेम्परेचर राइज कर रहा हूँ उसके कारण वो जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, मतलब उनका रिलेशन टाइम डाउन कम हो जाएगा। रिलेशन टाइम क्या होता है, कोई भी दो पार्टिकल कितना कोलिजन में कितना टाइम है, ठीक है, तो वो डाउन हो जाएगा। अब देखिए यहां से अपन वी डी प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं टो के, ठीक है। तो टो यदि डाउन हो रहा है तो वी डी भी क्या हो जाएगा, ड्रिप वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी बेटा, ओके। ऐसे करते हैं अपन क्वेश्चन, सिंपल सा फॉर्मूला याद होना चाहिए था, डी इज इक्वल टू, इसलिए बोलता हूँ फॉर्मूला शीट बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि आपने अभी तक अपनी फॉर्मूला शीट तैयार नहीं की है, अपने शॉर्ट नोट्स तैयार नहीं किए हैं, तो बेटा मत मानना कि आपने प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्वेश्चन को समझो, लेक्चर देखा आपने, टीचर्स का लेक्चर देखा, या कहीं से भी आपने जिस सोर्स से आप पढ़ रहे हो आपने पढ़ा, इसके बाद उसके शॉर्ट नोट्स और उसकी फॉर्मूला वो आपके पास होनी चाहिए उस चैप्टर की, मतलब वो चैप्टर यदि 20 पेज का है तो वो 2 या 3 पेज में आपके पास होना, ठीक है, ताकि आप उसका क्विक रिवीजन कर सको, और एग्जाम आते आते टाइम पे तो वो चैप्टर एक पेज पे आ जाना चाहिए, एक पेज की दोनों साइड कर सकते हैं, एक पेज पे आ जाना चाहिए, ताकि एंड टाइम पे आप क्विक रिवीजन करो। तो आपको जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना किसी चैप्टर के, जैसे जैसे आप क्वेश्चन जाओगे, जैसे जैसे डीप में जाते जाओगे, आपको पता चलता जाएगा कौन सी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट ज्यादा बार पूछा जाता है, कौन सा कॉन्सेप्ट अपने बार बार अप्लाई है, और ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मुझे प्रॉब्लम, वो वहां होना चाहिए, ठीक है। जो आपको अच्छे से आता हो नहीं वो कॉन्सेप्ट मत लिखो, लेकिन जिस क्वेश्चन को करने में, जिस कॉन्सेप्ट को आपको सोल्व करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको नोट डाउन करना चाहिए अपनी फॉर्मूला, ताकि आगे से वो गलती रिपीट नहीं हो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऑन ए plot variation the resistivity of a conductor and a typical semiconductor as a function of temperature using the expression of resistivity in terms of number density relation time between collision, तो की बात कर रहा है, नंबर डेंसिटी n की बात कर रहा है, एक्सप्लेन हाउ रेजिस्टिविटी इन द केस कंडक्टर इंक्रीज, कि वो अपनी इंटेंसिटी कितनी इंक्रीज करे, कि वो अपनी रेजिस्टिविटी इन केस द कंडक्टर इंक्रीज वेल द डिक्रीज। देखो इंक्रीज व्हाइल इट डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर के लिए तो इंक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर के लिए डिक्रीज विद द राइट टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो आपको सिंपल से ये बताना है कि कंडक्टर के लिए तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, लेकिन सेमीकंडक्टर के लिए जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो कंडक्टर कम हो जाता है, रीजन देने टिपिकल सेमीकंडक्टर के लिए, और समझ में आया, कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो, एंड सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, एक्सप्लेन करना आपको, ठीक है। देखो सीधा सा वही फॉर्मूले पे चलो, अभी मैंने रेजिस्टिविटी का जस्ट पीछे फॉर्मूला निकाला था, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला
कहाँ से निकाला था देखो, ये वाला रजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, m डिवाइड बाई n ई स्क्वायर टू, क्या था, रजिस्टिविटी इज इक्वल टू, कंडक्टर के लिए बात कर रहा हूँ, m अपॉन n ई स्क्वायर टू। अभी आपको पता होना चाहिए कि n क्या है, ई तो क्या है बेटा, रिलेशेशन, ठीक है। देखो इसमें दिया हुआ था ना नंबर डेंसिटी, हाँ नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द कोलिजन, तो क्या है अपना रिलैक्सेशन, टाइम, एंड एन क्या है बेटा, एन क्या है अपनी नंबर डेंसिटी, क्या है बेटा, नंबर डेंसिटी, ये फॉर्मूला होता है। कहां से आया वो बता चुका हूं कि रो इज इक्वल टू आएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टू, ये तो रिलेशन था। अब इसमें जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो उसके अंदर हीट एनर्जी बढ़ेगी, मतलब कोलिजन बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा तो पर सेकंड कोलिजन ज्यादा होने लगेगा, कोलिजन में लगने वाला टाइम, वही क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टो की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो कम हुआ तो यहां से रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इनवर्स में आ रहा है ना रिलेशनशिप, नीचे आ रहा है, इनवर्स में आ रहा है, तो डिवाइड वाली वैल्यू कम होती है तो मेन वैल्यू बढ़ जाती है, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये सब किसके लिए है, ये सब है कंडक्टर के लिए, तो ये जो मैंने बात की है इसके लिए बेटा कंडक्टर। अब बात करें अपन सेमी कंडक्टर, आगे मैं बात करता हूँ सेमी कंडक्टर। अपने पास सेमी कंडक्टर, पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए सेमी कंडक्टर हो, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि एक तो अपने पास कंडक्टर सुना आपने, एक आपने सुना इंसुलेटर। देखो बेसिक सी डेफिनेशन की बात करूं तो आप बोल देते हो जिसमें करंट पास हो कंडक्टर, जिसमें करंट पास नहीं हो, ये एक्चुअल में डेफिनेशन होती है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हो बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो होता है कौन, कंडक्टर, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता हो, जैसे मेटल्स हो गए। इंसुलेटर क्या होता है, जो नॉर्मल कंडीशन में उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल दो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नॉर्मल कंडीशन नहीं होते, इसके पास ही हो, बेसिक डेफिनेशन ये। अब कुछ इंसुलेटर ऐसे होते हैं जिनका मैं यदि टेम्परेचर राइज करूं, क्या करूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं, कुछ इंसुलेटर को मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं, उनका टेम्परेचर क्या कर रहा हूं, इंक्रीज कर रहा हूं, तो बिहेव करने लग जाते हैं कंडक्टर की। तो देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, तो जो उसके इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री हो, तो एनर्जी मिलते ही आउटर सेल में, जो आउटर सेल में एटम के बाहर जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको कुछ एनर्जी मिलती है, वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे बेटा, कंडक्टर की। तब जब मैंने टेम्परेचर, ऐसे को अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर, क्या बोलते हैं, मतलब ये तो टेम्परेचर बढ़ाओगे कुछ इंप्योरिटीज मिलाओगे किसके अंदर, इंसुलेटर के अंदर, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाए, कंडक्टर की तरह बिहेव। अब सेमीकंडक्टर में मैंने किया क्या, तो टेम्परेचर बढ़ाया तो फिर उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए, फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो कंडक्टर की तरह बिहेव करने लग गया, कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगा, टेम्परेचर बढ़ाया, बिहेव लाइक ए कंडक्टर। अब कंडक्टर का तुम्हें पता है कंडक्टिविटी, कंडक्टर की कंडक्टिविटी की मैं बात करूं जिस किसको लिखते हैं सिग्मा से, वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है या ज्यादा होती है कंपेयर टू इंसुलेटर, कंपेयर टू सेमीकंडक्टर, कंडक्टर की कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी का मतलब वो कितनी आसानी से उसमें करंट पास, कंडक्टिविटी का क्या मतलब है, कितनी आसानी से वो अपने अंदर से करंट पास करवा, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब एक रिलेशन होता है कंडक्टिविटी और रजिस्टिविटी में, क्या होता है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे, ये अपनी रजिस्टिविटी,
ठीक है, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है। कंडक्टिविटी एक दूसरे की क्या होते हैं बेटा, रेसिप्रोकल होते हैं। तो जैसे जैसे कंडक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टिविटी डाउन। ठीक है, तो जैसे जैसे सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया मैंने, सेमीकंडक्टर बन गया। टेम्परेचर बढ़ाया, सेमीकंडक्टर बना, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन आए, मतलब वो बिहेव करने लगा लाइक ए कंडक्टर, और बिहेव करने लगा कंडक्टर की तरह है। तो हुआ क्या, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई, और कंडक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो रिलेशन अपने पास सिग्मा इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी जैसे इंक्रीज होगी तो रेजिस्टिविटी डाउन, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ पे अपन बता पा रहे हैं कि रेजिस्टिविटी डाउन हो रही है टेम्परेचर बढ़ाने पे, किसकी, सेमीकंडक्टर। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, कंडक्टिविटी बढ़ी, कंडक्टिविटी बढ़ी तो रेजिस्टिविटी डाउन। समझ में आ गया, ये अपन समझा पा रहे हैं। सेमीकंडक्टर में हुआ क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, जैसे इंसुलेटर था या सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो वो बिहेव करेगा एज ए कंडक्टर, तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है इसलिए रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। दोनों का रिलेशन है एक दूसरे रेसिप्रोकल, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाने डिक्रीज हो रही है, किसके लिए, जबकि कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती, क्या होती है, बढ़ती है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है ना। तो दोनों के लिए अलग होता है, और अपने प्रूव करके दिखा दिया फॉर्मूले के। ऐसे ही आपको करना है, फॉर्मूले याद रखने हैं, उनमें कॉन्सेप्ट लगाना है और अपना, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोनों फॉर्मूले में अपने काम में लिया और